मित्रों नमस्ते। आइए बात करें कि इस नई कड़ी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज मैं फिर से डॉक्टर धन्वंतरी शुक्ला अपनी विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अजरा रजा शाह जी मैडम के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पिछली एक कड़ी में मनोविज्ञान की बातें करते समय हम लोगों ने उम्र के अलग अलग पड़ावों की बात की थी। बचपन की, जवानी की, अधेड़ावस्था की, वृद्धावस्था की, उम्र के इन अलग अलग पड़ावों में जो मानसिक चुनौतियाँ आती हैं उनके बारे में एक चर्चा हुई थी और हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि अगली एक कड़ी में हम इन अलग अलग उम्र वर्गों की मानसिक चुनौतियों के बारे में अलग से बात करने के लिए फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं और आज आप लोगों की मांग के अनुसार हम लोगों ने मिड लाइफ क्राइसिस यानी अधेड़ावस्था में जिस तरह की मानसिक चुनौतियां हम और आप समाज के लोग फेस करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगी शहर की विशिष्ट मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अजरा रजा शाह जी मैडम, जो आप लोगों की परिचित भी हैं। पहले भी हम लोग कई बार आप लोगों के साथ रूबरू हुए हैं। तो आज चर्चा को शुरू करते हैं। मैम नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मैम पिछली बार मैम हम लोगों ने उम्र के अलग अलग वर्गों पर, जैसा कि मैंने अभी अपने प्रस्तावना में कहा कि चर्चा की थी, तो आज हम लोग मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में चर्चा करेंगे। आप दर्शकों को मैम ये बताइए कि मिड लाइफ क्राइसिस क्या चीज है। ये शब्द बड़े बार बार हमारे विमर्श में खुलकर सामने आता है, तो व्हाट इज दिस मिड लाइफ क्राइसिस ऑल अबाउट? जो इंसान के लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के जो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जो बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, जैसे किशोरावस्था, बाल्यावस्था पहले होती है, शिशुअवस्था, जैसे ना प्री नैटल पीरियड, और बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। उसी में एक होता है एडल्टहुड को 3 पार्ट में बांटा गया है, यंग एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और एक लेट एडल्टहुड होता है जिसको क्या ओल्ड एज कहते हैं। तो अब ओल्ड एज एज सच नहीं कहते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी में हम उसको लेट एडल्टहुड ही कहते हैं। तो जो मिडिल एडल्टहुड होता है वहाँ क्या होता है, हर स्टेज में एक नया सिचुएशन होता है, एक नया डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है और उसके हिसाब से जैसे शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं उसी तरह मानसिक, क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़ा होता है। माइंड और बॉडी इज ऑलवेज कनेक्टेड विद ईच अदर। तो उनके सिचुएशंस के हिसाब से और हमारे भारत के जो परिवेश में जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके हिसाब से भी सिचुएशन अलग है दूसरे कंट्रीज के बनस्बत। तो हमारे यहाँ जैसे रिटायरमेंट की समस्या है, फिर एज में क्या होता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो एक बच्चों का इंडिपेंडेंट लिविंग है ना। अर्ली एडल्टहुड में ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और वो धीरे धीरे आपसे उनकी एक अपनी लाइफ स्टार्ट होने जा रही है। तो बहुत लोगों के लिए ये जो चेंज होता है, जो चेंज इज द ओनली थिंग व्हिच इज परमानेंट इन लाइफ। बिल्कुल। उस चेंज के साथ सहजता के साथ अपने आप को चेंज करना सबके लिए आसान नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए उस चेंज को, आपके बच्चे फ्री हो रहे हो, आप इस तरह अटैच हो जाते हैं बच्चों पर, एक तरह का इमोशनल डिपेंडेंस भी होता है, प्यार भी होता है और डिपेंडेंस भी होता है। तो वो स्थिति बहुत असहज हो जाती है कभी कभी। और जब आप रिटायरमेंट के पास आते हैं तो वो स्टेज भी प्री रिटायरमेंट फेज में, उसके बाद फाइनेंस के बारे में सोचना और सडनली कैसे होगा अगर जिम्मेदारियां ज्यादा है, और बहुत सारे तरह की सिचुएशंस होती है जिसका असर उसके मन पे पड़ता है, उसके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। और फिर इंसान एक तरह का, अगर देखा जाए तो उसको परसेप्शन की बात है कि हम किस तरह उस सिचुएशन को अप्रेज करते हैं। तो अगर हम उसको, मेरा जो कॉग्निटिव अप्रेजल है वो निगेटिव है, तो फिर स्ट्रेस होगा, बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं वो घर आती हैं। और अगर हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं तो ये चैलेंज है कि आपको एक फ्रीडम की तरफ ले जाता है, जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते थे पहले और अब नहीं कर रहे। लेकिन इसको क्राइसिस इसलिए कहते हैं कि जब हम उसका निगेटिवली अप्रेज करते हैं तो हमें उसकी में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारा कोपिंग मैकेनिज्म कैसा है। आपने कहा कि बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। तो ये जो मिड लाइफ क्राइसिस, जिसको हम लोग एक मूल तौर पर एक साइकोलॉजिकल समस्या मान सकते हैं, एक तो शारीरिक अवस्था की वजह से ये होता है और फिर इसका असर शरीर पर भी पड़ता है। कई बार लोग उस उम्र में जाकर इस बात से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनका सेक्सुअल फंक्शन उनके इच्छानुरूप नहीं रहता है और शादी किए हुए कई साल बीत जाते हैं। इन कुछ सालों में मधुरपन के जगह कुछ कड़वाहट भी आए थे। तो आपके प्रैक्टिस में मैम मिड लाइफ क्राइसिस के मरीज किस तरह के शारीरिक सिम्टम्स के बारे में बताते हैं आपको? एक शारीरिक सिम्टम जो
जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वो होता है रजोनी वृत्ति वाला, जिसको कि कहते हैं जब मीनोपॉज का स्टेज आता है। तो फीमेल के लिए वो जो स्टेज आता है उसके पहले अब तो अवेयरनेस हो गई है, अब तो हर हॉस्पिटल में और बहुत सारे लोग गायनेकोलॉजिस्ट लोगों को इनवाइट करने लगे। हमारे हॉस्पिटल में भी रोशनी मैम इस पे बहुत अच्छा बोलती है और मदद करती है। पिछली कड़ी में हम लोगों ने प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉज सिंड्रोम पर बात की है और हम लोग हमारे हॉस्पिटल की जो बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है उनको हम लोग रेफर भी करते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट तो उसमें क्या होता है, देखा है कि उनके अंदर वो चिड़चिड़ाहट जो ना फ्लैशेस और बहुत सारी चीजें आती है, हार्मोनल चेंजेस आता है और समस्या विकट इसलिए हो जाती है कि लोग उनको समझ नहीं पाते। बिल्कुल। जो बच्चे हैं, हालांकि आजकल तो बच्चों को ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो भी नहीं समझ पाते कि सडनली मम्मी इतनी जैसे कहते हैं नैगिंग वुमेन बन गई है और हस्बैंड भी समझ नहीं पाता कि वाइफ को इस समय क्या गुजर रही है। तो वो ये उनके साथ, ऐसा नहीं पुरुष भी इससे बचे नहीं रहते। पुरुषों में भी लोग कुछ कहते हैं कि मेनोपॉज जैसी चीज तो नहीं, लेकिन उनमें भी कंफ्यूजन, एक आइडेंटिटी चीज हो जाती है और फिर से एक जो होता है ना कि वो चाहते हैं कि वो फिर से उनको रीअश्योरेंस मिले। तो पुरुष और मेन दोनों को चाहिए, ऐसा नहीं, रीअश्योरेंस होता है उस समय, क्योंकि वो अवस्था होती है, अपने आप को फिर से जानने की कोशिश, अपने आप को चुनाव, और इसी में भटकाव के भी चांसेस होते हैं। तो ये दोनों एक नई जिंदगी भी शुरू कर सकते हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है अपने आप को समझना। तो ये जो मेरे पास हमें तरफ पेशेंट्स आते हैं तो मैं देखती हूँ उनमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी होता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्यों हूँ। क्या बच्चे भी बहुत ज्यादा नहीं चाहते कि माँ बाप की छाया में रहे, वो अलग उनके अंदर एक, वो भी नेचुरल है, वो चाहते हैं कि वो खुद डिसीजन ले अपनी चीजों के बारे में। तो माँ बाप से ऐसा प्रतीत होता है कि कट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ बाप की जरूरत बच्चों को हमेशा पड़ती है, लेकिन कभी कभी नहीं समझने में माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि बच्चे मुझे दूर जा रहे हैं। और फिजिकल डिस्टेंस के बाद भी बच्चा हमेशा माँ बाप से कनेक्टेड रहता है, तो एक डिप्रेशन होता है। तो लेडीज के साथ मैंने ये चीजें महसूस की है। तो वहां पे आप उनको अपने जीवन का उद्देश्य, जो हायर पर्पस होता है, जो हम सबके एग्जिस्टेंस का एक पर्पस होता है, तो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी इसलिए भी होती है। तो जब हम उस तरफ थोड़ा सा डिटैच होकर के, डिटैचमेंट होता हमारा जो, मैं देखती हूँ जो कल्चरल जो है ना, जिस तरह का सिचुएशन हमारे कंट्री में है, जिस तरह हम लोग की कंडीशनिंग हुई औरतों की, वहाँ अपने आप को फैमिली से अलग करना एक गिल्ट फीलिंग दे देता है। तो वो इस तरह से वो पैटर्न में बंधे होते हैं कि वो उनकी लाइफ बच्चों के अराउंड या फैमिली के अराउंड ही रिवॉल्व करती, भले वो वर्किंग लेडी हो या होम मेकर हो, वो उसके बियॉन्ड सोच नहीं सकती। उसके बियॉन्ड सोचने का मतलब वो सोचती है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है आपकी जिंदगी। अगर आप खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अपने लिए कुछ सोचेंगे, तो उसका असर अपने बच्चों में पड़ेगा। क्योंकि आज के बच्चे, मैंने तो महसूस किया है, वो चाहते हैं कि मम्मी भी बहुत इंडिपेंडेंट हो और स्ट्रॉन्ग हो, अपनी माँ को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। और नॉर्मली हम बच्चों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। सारी दुनिया को हम कितना किसी तरह फेस कर ले, लेकिन अपने बच्चों के सामने हम इमोशनल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और बच्चे इसलिए इरिटेट होते हैं, वो चाहते हैं कि मम्मी स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह बिहेव करे। तो ये हम पहचान नहीं पाते। तो इसलिए जो है हम बच्चों, लेडीज को ये बोलते हैं कि आप अपने बारे में सोचिए, अपनी हॉबीज के बारे में सोचिए, आप क्या करना चाहते थे जो इतनी दिनों आप बच्चों की परवरिश में लगे रहे। तो ये जो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम हो रहा है ना, एम्प्टी नेस्ट, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप सडनली आपको लग रहा है मेरे पास कुछ नहीं, मैं खाली हो गए। तो आप इवन दे आर वर्किंग, दे गो होम, दे फील कि मेरी लाइफ क्या है। तो अभी उस उद्देश्य को, परम लक्ष्य को, क्योंकि हम सब सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि अपने बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचे। हम सबके जीवन का एक लक्ष्य है जो परम लक्ष्य है, और उसके बाद उसको तलाश है ना। क्योंकि देखिए पेड़ है, पेड़ का जो फल होता है सरप्लस होता है, उसकी पत्ती तो, उसका किचन फैक्ट्री तो उसका लीफ है, लेकिन जो फल है वो दूसरों के लिए, नदी का पानी भी दूसरों के लिए, गाय और जानवर जो दूध देते हैं वो भी उनके बछड़े से ज्यादा होता है जो दूसरे लोगों के काम आता है। तो हम जो अपने आप को कहते हैं होमो सेपियंस, द वाइजेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, कि हम सिर्फ अपने लिए इस दुनिया में आए हैं, ये समझने का ये बहुत अच्छा समय है। मुझे लगता है ये बहुत गोल्डन पीरियड है जब हम ये सोचना शुरू कर लें। ऑब्वियसली रिटायरमेंट, फाइनेंशियल सिचुएशन, ये सब तो हमेशा लगा रहेगा। साथ ही साथ ऐसा क्या करें जिससे मुझे भी खुशी मिले और मैं दूसरों को कुछ दे सकूं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सच है, खुशी हमेशा देने में मिलती है, खुशी पाने से ज्यादा देने में मिलती है। अगर इस सच को हम जान जाए तो ना हमारा किसी से संबंध कभी खराब होगा और ना ही मुझे अपने आप में कभी कोई कन्फ्लिक्ट होगा। वो जितना हम देंगे उतनी खुशी। तो ऐसा क्या है जो हमारे में है तो दूसरों के लिए बना है। इवन कैरियर गाइडेंस में मैं ये बोलती हूँ, सब कुछ के अलावा तुम क्या करना चाहते हो, पसंद, तो इसी तरह का शुरू से सोचना शुरू करें। बहुत लोगों ने इसे एक नया करियर शुरू किया जो वो करना चाहते थे, बट आउट ऑफ पीयर इन्फ्लुएंस, या जो कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है कि हमें लाइवलीहुड के बारे में सोचना है, हम वो नहीं कर पाते।
जी सर। मैम आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। आपने कहा कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, परिवर्तन ही इस मैम जो आप बात कर रही थी तो आपको किसी भी एक बात पीछे से लेके किसी एक जगह पर स्टॉप कर देते, उसके बाद स्टॉप हो गया था, स्टॉप हुआ था, स्टॉप हो गया था। मैडम आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आपने कहा कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, इस जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र शाश्वत नियम है। तो उम्र है तो उम्र को बढ़ना है, उम्र के अलावा पड़ाव आने ही है। आपने बात की मैम कोपिंग मैकेनिज्म की, और बहुत सारी कोपिंग मैकेनिज्म को आपने बात भी कहा। कबीर ने कभी कहा था कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकत, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ आर्ट ऑफ गिविंग, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है, वैसे ही आर्ट ऑफ गिविंग का भी कंसेप्ट है कि भाई इस उम्र में अगर हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो वाई शुड वी नॉट स्टार्ट गिविंग समथिंग टू समबडी। और शायद ये एक बहुत महत्वपूर्ण कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है। जहां तक कोपिंग मैकेनिज्म की बात की मैम, काफी कुछ तो आपने किया है। इसके अलावा एक व्यक्तिगत तौर पर एक आम आदमी के लिए जिसके पास शायद देने को बहुत कुछ नहीं हो और वो भी इस क्राइसिस से गुजरता है, तो आप इस कोपिंग मैकेनिज्म पर थोड़ा सा और प्रकाश डालिए मैम कि एक समाज के अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति भी जो इस क्राइसिस को कैसे इससे पार पा सकता है। सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये मेरे मन में भी ऐसी बात आ रही थी, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि देने का मतलब सिर्फ मटेरियल चीजों का देना होता है या पैसे का देना होता है। सेवा भी एक बहुत अमूल्य धन है जिसको हम देते हैं दूसरों को। मैंने ऐसे घर में देखा, ऐसी औरतों को देखा है जो जॉब नहीं करती थी, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, जिनके पेरेंट्स भी नहीं थे, और वो इस तरह से बच्चों की जो पालन पोषण में मदद करती थी और उनको जो वैल्यूज सिखाते थे। जो छोटे छोटे घर के बच्चे होते हैं, क्योंकि माँ बाप तो जो स्टेज होता है यंग स्टेज में, तो यंग अडल्टहुड होता है, उससे माँ बाप के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। बच्चों की परवरिश, धन कमाना, पुरुष जो है वो दिन भर बाहर रहता है, नौकरी करता है या बिजनेस करता है, और पत्नी भी घर के काम में लगी रहती। तो उसमें जो इस एज की जो लेडीज होती थी, लेट अडल्टहुड लेडीज, वो बच्चों को जो है उनकी तरबियत करना, उनकी अपब्रिंगिंग में वैल्यूज उनको इनकलकेट करने का काम करती। कहानियां सुनाती थी, स्टोरी टेलिंग, जिसको कि आज थेरेपी मानी जाती है साइकोलॉजी में, स्टोरी टेलिंग के तो वो स्टोरी टेलिंग सुनाती थी। बेड टाइम स्टोरीज अपने साथ बच्चों को लेके सोते थे, और वो स्टोरीज का बच्चों के मन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता था। तो तब मोबाइल नहीं था, तब फोन नहीं था। अब आज जो बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो रहे हैं, अगर उन कहानियों में इतना सम्मोहन होता था, और अभी भी आप बच्चों को उस तरह की कहानियां सुनाएंगे तो बच्चे इस तरह सोते थे। हमें भी याद है, हमारे घर कुछ दिन तक हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते, तो वहीं बैठे बैठे सोने लगते थे, फिर जग के सुनते थे। वो इस तरह का सम्मोहन, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो दादी नानी की कहानियां, एक कहावत थी कि भाई दादी की कहानियां, नानी की कहानियां। या मैम गुरुद्वारों में हम देखते हैं कि एक सेवा का जो भाव होता है, गुरुद्वारों में जो लंगर डलता है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े IAS अफसर, बड़े बड़े हस्तियां, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स, सब लोग जब गुरुद्वारे पहुंचते हैं तो उस लंगर में वो लोग, कोई जूठे बर्तन मांजता है, कोई जूते पॉलिश करता है, कोई खाना सर्व करता है। वो सेवा की एक भावना है, कम्युनिटी फीलिंग है, कम्युनिटी किचन में लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक तौर पर भी हर मजहब में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि लोग कुछ कम्युनिटी वर्क करें, और मुझे लगता है कि इसके पीछे भी सोच यही रही होगी कि ये भी एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म हमारे धर्माधिकारियों की तरफ से भी हमें गाइड किया गया है। सामाजिक तौर पर ये मिड लाइफ क्राइसिस कितनी बड़ी विभीषिका, कितनी बड़ी समस्या बनकर उभर कर आया है मैम। आप तो अक्सर लोगों से मिलती रहती हैं, तो आपको क्या लगता है ये मिड लाइफ क्राइसिस कितनी बड़ी समस्या है? हाँ, ये समस्या पहले से ज्यादा विकट हो गई है, क्योंकि अब जो है वो लोगों के पास एक तो काम भी कम हो गया है। दोनों तरह की चीजें हैं, जो कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा, जिनके पास जिम्मेदारियां, और पहले की जीवन शैली भी बदल गई है लोगों की। पहले लोग जैसे मैंने देखती थी, सिलाई, माइंड ऑक्यूपाइड रहता था अच्छी चीजों में, क्रिएटिव चीजों में, जैसे सिलाई, कढ़ाई, और मिलकर सब शेयर करते थे। स्वेटर का डिजाइन बना रहे तो वो डिजाइन एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते थे। वो क्रोशिया का काम होता था। मेरे घर में रहती, मेरी मम्मी भी वर्किंग थी, और क्रोशिया की चादर बनाती थी, मेज पोस्ट इस तरह के टेबल पे मेज पोस्ट बनाने। और ठंड के मौसम में वो माताएं धूप में स्वेटर बुनती थी, वो एक बहुत आम दृश्य था, और सभी माताएं एक साथ बैठकर वो कर रही हैं और आपस की बातें भी साझा कर रही हैं। पहले से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वूल आ गया है, तीलियां आ गई है, जिससे स्वेटर बुनना बहुत आसान हो गया है, और हर साइज की थी। पहले तो बहुत मुश्किल होती थी। तो वो सब काम जो कम्युनिटी में साथ बैठ के होता है ना, जिस तरह से हम आज कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, तो वो अपने आप से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी भी बन सकता है।
और लोग एक मिडिल एज की सारी औरतें मैंने कहीं कहीं देखा है। मैं एग्जांपल देना चाहूँ रेशे, मैंने कैथल में जहाँ मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई है, वहाँ मैंने देखा है सबके बच्चे जो है वो बाहर चले गए, कुछ कनाडा में, कुछ बाहर है, कुछ दिल्ली में है, कुछ बैंगलोर में। और इन लोगों को वो सब जो है बच्चों पे कोई भी इमोशनल उस तरह का डिपेंडेंस नहीं है, सब आपस में शेयर करते हैं। गुड़गांव के पास एक छोटी सी जगह है, मतलब पंजाब हरियाणा में, और वो सब अपना उनका ग्रुप बना, एक सोसाइटी बनी है, उसमें लेडीज अपना काम करती रहती हैं, जेंट्स के भी अपना पीयर ग्रुप है, एंड दे आर सेटिस्फाइड देमसेल्फ। तो उस तरह की क्या वो कई बार सामूहिक भजन करते हैं लोग या अलग अलग, हाँ, तो वो रिलीजियस एक्टिविटी है, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं एक साथ। अच्छा, इस तरह की व्यवस्था भी और जगह भी मैंने देखी है कि कोई गेस्ट आया है तो अतिथि वो उसके साथ इतना खुश होता है, जबकि इसका ठीक बरक्स मॉडर्न फैमिलीज में गेस्ट का आना आजकल एक टेंशन का सोर्स बन जाता है कहीं कहीं, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, लेकिन वहां पे वो खुश होते हैं क्योंकि वो अकेले हैं और वो चाहते हैं किसी का मुझे सत्कार करने का। जैसे मौका मिले। कैथल गए तो मुझे बड़ा अच्छा, वो मुझे लगा, मुझे किसी होटल में भी वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता जैसा वहाँ मिला था, तो मुझे अच्छा लगा। वो पर्टिकुलर जगह की बात है इसलिए मैंने उसको मेंशन किया, इसलिए नहीं कि मेरे संबंध है, बल्कि मैंने उसको एक ऑब्जेक्टिवली देखा। आपने तो उस जगह के बारे में बोल रही हैं, वहाँ की कम्युनिटी के बारे में आप बोल रही हैं मैम। चूंकि आप बहुत एक पैशनेट कैरियर काउंसलर भी हैं, मैंने आपको देखा है मैम को, मैंने देखा है कि बच्चे आते हैं और अपने एग्जाम के स्ट्रेस से या अपने कैरियर से, तो मैम अपना व्यक्तिगत समय भी देती हैं, कहती है कि अगली बार तुम कुछ अपनी पढ़ाई की चीज़ लेकर आना, मैं अपने खाली समय में आपको कुछ गाइड भी करूंगी। तो आपका इतना पैशन रहा है लोगों के कैरियर को लेकर, और अक्सर आपने देखा होगा कि इस उम्र में कई बार लोग इस बात से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि वो बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गए, कुछ सालों तक तो वो झेलते रहे, उसके बाद वो बर्डन इतना ज़्यादा हो गया कि वो फिर स्पिल ओवर हो गया, और इस तरह के भी केसेस आते होंगे मैम। तो इस तरह के कैसे फिर वैसे लोगों को आप समझाती हैं, उनको फिर से मानसिक रूप से स्वस्थ करती हैं? उनके साथ भी हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, तो वो पूरा बताते हैं अपनी पूरी हिस्ट्री की, इस तरह से मैंने काम क्यों किया, मैंने ये पढ़ाई क्यों की, क्योंकि मुझे अर्न करना था या मुझे अपने आप को प्रूव करना था, या बहुत सारी चीज वजह से करते थे, पर ये वो नहीं है जो मैं करना चाहती थी या चाहता था। मेल भी आते हैं और फीमेल भी, तो मैं अभी भी कर सकते, क्योंकि किसी चीज की मैं सबको ये संदेश देना चाहूंगी कि कोई उम्र नहीं होती है। इस उम्र में भी लोग नया करियर स्टार्ट कर सकते हैं। मोमन ईरानी के बारे में हम सब जानते हैं, फिल्म एक्टर, 50s के बाद उन्होंने अपना फिल्म करियर शुरू किया। उसी तरह लोग किताबें लिखते हैं, कुछ लोग इस एज में आके कंप्यूटर सीखते हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं लोग, मैराथन दौड़ना शुरू कर रहे हैं लोग 90s में, मैराथन दौड़ना शुरू कर रहे हैं। तो आपका जो शौक है उसको भी करें, जरूर करें अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा शारीरिक और फिजिकल, बल्कि आप ऐसा घबराएं नहीं कि वो शारीरिक क्षमता नहीं, कभी कभी कुछ करने के बाद उससे क्षमता विकसित होती है, क्योंकि हमने अपने शरीर को छोड़ दिया है, इसलिए शरीर साथ नहीं दे रहा है। और आप शुरू करें तो शुरू में थोड़ी परेशानी के बाद में शरीर भी आपका साथ देने लगेगा। तो ये भी चीजें हैं, वो सब को करने का ये बहुत अच्छा समय है। और आपके अंदर जब ऊर्जा रहेगी, एनर्जी रहेगी, तो जब आपके बच्चे जो दूर है कभी कभी मिलने आएंगे, तो वो भी आपसे वो खुश होंगे देख करके कि आपका एनर्जी लेवल आई है, आप उनके साथ भी ज्यादा कर सकेंगे। इसलिए गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में सोचना। जैसे हमारे सोसाइटी में है, जितने भी अच्छे लोग हैं वो अपने बारे में सोचना समझते कि कोई सेल्फिश है, वो सेल्फिश नहीं है। अपना सेल्फ केयर और सेल्फ सेंटर्ड होने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर है। आत्मा अपना केयर जरूर करना चाहिए। ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर मैं सेल्फ का केयर करूंगा तो शायद लोग मुझे सेल्फिश करने लगेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सेल्फ करोगे, आप फैमिली के हेड हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो, आप घर में आप बच्चे आपसे मिलने आते हैं, आप उनकी माँ हो, पिता हो, तो आप स्वस्थ रहोगे, आप तभी तो आपके पास पूरी जिम्मेदारी है। तो अपने बारे में सोचना जरूर चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपना केयर करना चाहिए, और ये सेल्फिशनेस नहीं है। इस बात को एक पॉजिटिव अफर्मेशन की तरह बार बार मन में दोहराए कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं अपना केयर कर रही हूँ ताकि दूसरों की केयर कर सकूं। फ्लाइट में भी चढ़ते समय अनाउंसमेंट एयर होस्टेस यही करती है कि अगर फ्लाइट में हवा का दबाव खत्म हो तो पहले मास्क को खुद को लगाकर खुद की मदद करें, फिर बगल वाले की मदद करें। तो सेल्फ सेंटर होना इज नॉट सेल्फिश होना। ये एक बहुत अच्छा आपने टेक होम मैसेज आपने दिया मैम हमारे दर्शकों को। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मैम, आपने बात की लोनलीनेस सिंड्रोम की, एकाकीपन की, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब युवावस्था में लोग रहते हैं तो उनके पास एक मित्रों का जमावड़ा रहता है, बहुत अच्छा लगता है मित्रों के साथ समय बिताना। बचपन तो और ज्यादा उत्साह वाला होता है, दादी नानी पापा मम्मी के बीच में। मिड लाइफ में आते आते अचानक ये एकाकीपन आ ही जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई के लिए हॉस्टल चले जाते हैं,
वाइफ एक जीवन संगी के साथ की तरह रहती है, या वाइफ के लिए हस्बैंड एक जीवन साथी की तरह रहते जरूर है, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ जो एक फिजिकल टाइम स्पेंडिंग काफ़ी कम होने लगता है। गृहस्थ की जिम्मेदारियों में वाइफ बिजी हो जाती हैं, ऑफिस की जिम्मेदारियों में अक्सर हस्बैंड, या अगर दोनों लोग वर्किंग हुए तो दोनों लोग अपने ऑफिस प्लस गृहस्थ की जिम्मेदारियों में, और फिर ये एकाकीपन मुझे लगता है कि उम्र तो बढ़ती जाती है लेकिन व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती है ये एकाकीपन। आपने इस एकाकीपन को दूर करने के बहुत सारे उपाय बताए मैम। कुछ सक्सेस स्टोरीज अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सके कि कुछ ऐसे लोग थे जो इस लोनलीनेस सिंड्रोम से पीड़ित थे और फिर बाद में उन्होंने कुछ ये कोपिंग मैकेनिज्म करके और अपने को और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाया अपने जीवन को, या फिर कह सकते हैं कि मोर वर्दी बनाया, अगर कुछ बता सकें। हाँ जी सर, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। जीवन में ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग बुक क्लब्स खोल रहे हैं जी, और वहाँ जाते हैं, बुक रीडिंग का काम करते हैं। और बुक रीडिंग बहुत अच्छा है, आपने बताया। अभी गोवा में भी कुछ लोग इसको कर रहे हैं, कोशिश करके। वो बहुत से लोग जैसा लोनली फील करते हैं, क्योंकि बुक बहुत अच्छा दोस्त होता है, बहुत अच्छा दोस्त होता है। आप करते, और वहाँ पे आपको लोग भी मिलेंगे, वो आप जैसे आप बुक्स पढ़ते, उन पर बुक डिसेमिनेशन, बुक डिस्कशंस होते हैं जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। और बुक हॉबी क्लब की तरह भी लोग शुरू कर रहे हैं, लोग क्लब्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ पर भी देखो, अगर प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी करेंगे तो फिर वो एकाकीपन बढ़ जाता है। तो एक होता है लोनलीनेस और एक होता है अलोननेस। अलोननेस से बहुत ताकत होती है जी। नेचर के साथ कनेक्ट करें। मैं तो ये संदेश दूंगी कि मैंने भी देखा है, घंटों पेड़ के पास बैठे रहो, अच्छी जगह से बरगद का पेड़ हो या नदी किनारे, तो लोग बर्ड वॉचिंग करते हैं, तो वो भी आपको, क्योंकि हम सब कनेक्टेड है, और हमारे अंदर ये सब जो एंजाइटी और ये सब जो बढ़ रहा है ना, जो हम जो बहुत लो स्टिमुलेशन को प्रेफर करने लगे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम नेचर से कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो जो बहुत सारे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जिनको होता है बचपन में भी, और इससे आपको पता होगा, आप न्यूरो से है, तो उनके लिए भी ये नेचर की जो है समुद्र या नदी के किनारे बैठना, पहाड़ों पे जाना, ये बहुत सूदिंग और बहुत थेराप्यूटिक होता है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को देखा है ओल्ड एज में, इवन 70s 80s में ग्रुप बना के सारे लोग, और इवन हस्बैंड वाइफ भी छुट्टियों में निकल जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। कि हमारी फ्रेंड है रजुल प्रकाश जी, वो हमसे सीनियर थी, वो केमिस्ट्री पढ़ाती थी, और अब पहले बहुत पहले चले गए, रिटायर हो गए। उनके हस्बैंड है अजय प्रकाश, तो बेटा उनका ऑस्ट्रेलिया में रहता है और बेटी दिल्ली में रहती है। तो वो हर छुट्टियों में सब ट्रैवल कर रहे हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे उनके पास जिम्मेदारियां नहीं है, और वो रिश्तेदारों से भी इक्वली रिलेट कर लेते हैं, सोशल इवेंट्स में भी जाते हैं, और अपने लिए समय निकाल के ट्रैवल करते हैं। ट्रैवलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपकी पर्सनालिटी डाइवर्सिफाई होती है। ऑब्वियसली ये सबके लिए मुमकिन नहीं है कि आप इतने लॉन्ग ट्रिप पे जाए, इसका एक्सपेंड भी आता है। जो जहाँ है वहीं पे मिलना शुरू करें। इस शहर में भी ऐसी बहुत सी जगह जहाँ हमने नहीं देखी। बिल्कुल। बनारस में ऐसा, जैसे ये तिलमापुर में पहली बार आई हूँ, तो ये तिलमापुर आना पड़ा क्योंकि प्रमिला से अटैच हूँ ऑब्वियसली। तो लेकिन ये तिलमापुर जैसी और भी बहुत सारी जगह है जिसको हम नहीं जानते, जो हमारे मतलब बजट के अंदर हो सकता है कि हम जाएं, एक्सप्लोर करें, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ क्या था पहले, वहाँ की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स अगर है उसको समझने की कोशिश करें। इससे हमारे ज्ञान की भी वृद्धि होगी, हमारी पर्सनालिटी का भी डाइवर्सिफिकेशन होगा। हम हर तरह के लोगों से मिले। अपने आप को बहुत सेग्रीगेट करके नहीं रखना चाहिए अपने संप्रदाय तक। यू हैपन टू बी बोर्न इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, मैं किसी को वो नहीं कहना चाहती, लेकिन आप मिले जुले, लोगों के साथ बढ़े। उससे क्या होता है कि आपकी फीलिंग भी कम होती है, लोगों के प्रति अगर कोई प्रेजुडिस है वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो अब उस तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना होना चाहिए। और कहते हैं कि साल में एक बार ऐसी जगह जरूर जाएं जहां आप कभी नहीं गए हो, तो आपका माइंड डिटॉक्स होता है ना। बहुत अच्छी बात बताई मैम हमने। और हमें लगता है कि हमारी ये जो शिकायत है कि हमें समय नहीं है, ये काफी हद तक बेमानी है। अगर हम प्रयास करें तो हर गतिविधि के लिए हम समय निकाल सकते हैं। मुझे याद आता है मैम, एक फिलोसफर, वो अपने फिलोसफी की क्लास में जाते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए वो अपने साथ एक बॉटल लेकर गए होते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये बॉटल क्या है, तो लोग बच्चे कहते हैं कि ये खाली बॉटल है। बोले कि चलो इसको हम जीवन मान लेते हैं। फिर उस बॉटल में वो कुछ बड़े कंकड़ डालते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या ये बॉटल भर गया? एक मुंह से सभी लोग कहते हैं कि हाँ सर ये बॉटल भर गया। उन्होंने कहा कि ध्यान से देखो, इस बॉटल में अब कुछ और जगह नहीं है ना? तो बोलते जगह नहीं है। फिर वो अपने साथ छोटे छोटे कुछ पेबल्स लाए होते हैं, बहुत छोटे, उन्होंने डालते हैं, तो वो पेबल्स उन बड़े पत्थरों को भी जगह बनाते बनाते कुछ सेटल कर जाते हैं। बोलते देखो इसमें छोटे कंकड़ों की जगह था ना? सारे बच्चे कहते हैं हाँ जगह तो था। फिर वो कहते हैं कि अब इसमें कुछ जगह है?
बच्चे कहते हैं कि जगह बिल्कुल नहीं है, तो वो अपने साथ थोड़ा बालू लाए रहते हैं। वो बालू डालते हैं तो बालू उन पेबल्स और उन पत्थरों के बीच में जगह बनाकर थोड़ा सा जगह ऑक्युपाई कर लेता है। वो कहते हैं अब बताओ कि इसमें किसी चीज़ जगह है। बच्चे कहते हैं अब तो बिल्कुल जगह नहीं है। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, तो वो देखते हैं कि वो बालू थोड़ा सा पानी सोख लेती है। तो वो कहते हैं कि ये जीवन भी इस खाली बॉटल की तरह है, जिसमें जब बड़े पत्थर पड़े, जो हमारी मुख्य जिम्मेदारियां हैं। अगर हम किसी जॉब में हैं तो हम लोग लगता है कि इस जॉब में समय देने के साथ ही हमारा जीवन खत्म हो गया, फिर समय नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें चाहें तो छोटे कंकड़ों के रूप में कुछ अपने परिवार के लिए, फिर बालू के रूप में कुछ अपने लेजर टाइम के लिए, और फिर थोड़ा से पानी के रूप में अपने आध्यात्म चिंतन मंथन के लिए भी समय निकाल सकते हैं। बस हमारे अंदर वो सदिच्छा होनी चाहिए। मैम, इस कड़ी को पूरे करने के पहले, खत्म करने के पहले, हमारे दर्शकों के लिए इस विषय पर अगर आपका कोई टेक होम मैसेज हो। बस जी, इस विषय पे मेरा टेक होम मैसेज बस यही है कि पहले तो अपना केयर करें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास खालीपन है, कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप फिर से एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। जो कुछ आप करना चाहते थे, आपकी हॉबीज है, उसको देखें और अपने आप को जाने, अपने आप को समझें, और उसी के साथ साथ पहले अपने आप से प्रेम करें, अपना ख्याल रखें, अपना खान पान का ध्यान रखें। ये सब आपके लिए जरूरी है। और ऐसा कुछ करने से आपका कोई डिटैचमेंट, ये जो है, ये दूसरी चीजों का डिटैचमेंट, डिपेंडेंस का डिटैचमेंट है, ऐसा नहीं है। आपके लिए जो आपके संबंध है, इसका उन संबंधों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे थे वैसे ही है। वो जैसे कहते हैं ना कि पेड़, वो सब एक आपके संबंध एक पुख्ता पेड़ बन चुके हुए हैं, जो अब जैसे कमजोर पौधे होते हैं, नया रिश्ता एक नया पौधा होता है, उसको सींचने के लिए ज्यादा समय, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये रिश्ते एक मजबूत वृक्ष की तरह हो जाते हैं, तो उनको लेके इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। वो कभी छूटते नहीं है। वो चाहे थोड़े समय में बने हो, चाहे देर में बने हो, जो संबंध एक बार बन जाते हैं उसको लेके इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि इस एज में इनसिक्योरिटी होती है। फाइनेंशियली भी संतोष से काम कर, जितना मिले उतने में खुश रहे, जितना हम कर सकते हैं। कभी कभी जो आज के लोग ज्यादा परेशान है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको ज्यादा चाहिए, सबके पास गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी है तो उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की, तो उसका कोई अंत नहीं है। डिजायर से ज्यादा अपनी आवश्यकताओं पे ध्यान दें। आपके पास शांति है कि नहीं, आपके पास एक भी अच्छा दोस्त है जिससे वो ज्यादा जरूरी है। तो आपके पास सबसे बड़ा धन है। तो मैं सोचती हूँ कि सबसे ज्यादा मेरा कोई एफडी नहीं है, और मैं अच्छे रिश्तों को सहेज के रखना चाहती हूँ, होना नहीं चाहती। वही सबसे बड़ा धन, अमूल्य धन है। और अब तो मिनिमलिस्टिक लाइफ के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं कि लाइफ शुड बी मिनिमलिस्टिक इन फिजिकल अबंडेंस बट मैक्सिमलिस्टिक इन स्पिरिचुअल और बाकी वो सब चीजें। तो आइए इस बात करें कि इस मंच पर अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम आप लोगों से सेहत को लेकर, आपके मानसिक, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के समसामयिक और ज्वलंत मुद्दों को लेकर इसी तरह से मिलते रहेंगे। आप अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि अगली बार हम आपके पसंद के विषय पर फिर से एक बार आपके समक्ष उपलब्ध हों। नमस्ते।